Assalamualaikum. Welcome to management lecture. In this lecture, we will start our new chapter, which is human resources. Human resources is a very important and interesting chapter. बहुत से लोग नजर आ रहे होंगे which represent humans. Okay, and resources are the assets that company have. Like हमारे पास मनी हो सकती है, मटेरियल हो सकता है, ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोगों ने ह्यूमन रिसोर्सेज को किस तरह मैनेज करना है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर इस पिक्चर में बेनिफिट, स्किल्स, कैरियर, ब्रेनस्टॉर्म, ग्रोथ, ठीक है, टुगेदर यानी मिल के काम करना और इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें नज़र आ रही होंगी। ये सारा कुछ ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट है। आप लोगों ने इस पिक्चर को देखने के बाद बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिकॉज ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है और आई एम श्योर आपको बहुत अच्छी समझ आएगी। सो देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड कौन सा है। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोसेस एंड द एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस दैट माइट इफेक्ट दैट प्रोसेस। ठीक है, एक तो हम लोगों ने बताना है कि इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, एज वेल एज ये भी बताना है कि कौन से एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पर इम्पैक्ट करते हैं। सो फर्स्ट आई एम टेलिंग यू अबाउट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को हम HRM से रिप्रेजेंट करते हैं। It is the practice of recruiting, hiring, deploying and managing an organization's employees. ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज को हायर करना, ठीक है, उन्हें उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताना, ठीक है, उनका इंतजाम करना, मैनेज करना, ये सारा कुछ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर आता है। HRM is often referred to simply as human resources. A company or organization's HR department is usually responsible for creating, putting into effect, and overseeing policies governing workers and the relationship of the organization with its employees. सबसे इम्पोर्टेंट बात किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये है कि उसने अपने एम्प्लॉयज के साथ किस तरह डील करना है। अगर उसे अपने एम्प्लॉयज को मैनेज करना आ गया, that company will be shine in future. Okay, that will be the rock star. So आपको पता होना चाहिए कि आपने अपने एम्प्लॉयज को किस तरह डील करना है, किस तरह उन्हें उनकी हदूद के मुतालिक बताना है कि आपकी ये लिमिट्स है, आपने इन लिमिट्स को क्रॉस नहीं करना, आपने ये रूल्स फॉलो करने हैं, ये पॉलिसीज हैं हमारी कंपनी की, ये प्रोसीजर्स हैं, ठीक है। और फिर उनकी निगरानी भी करना कि क्या वाकई वो इसको फॉलो कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे। सो ये है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज मिलकर ऑर्गेनाइजेशन की रिसोर्सेज की मैनेजमेंट करते हैं, उनको इफेक्टिव तरीके से यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। द टर्म ह्यूमन रिसोर्सेज वाज फर्स्ट यूज्ड इन द अर्ली 1900s and then more widely in the 1960s to describe the people who work for the organization in aggregate. ठीक है, सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स टर्म जो है वो 1900s में यूज की गई और फिर जो है 1960s में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाने लगा। और ये इसलिए था ताकि जो लोग ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं उनको डिस्क्राइब किया जा सके। सो आई होप आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब समझ आ गया होगा कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक्चुअल है क्या। ह्यूमन पीपल, ठीक है, रिसोर्सेज ऑर्गेनाइजेशन की एसेट्स, ऑर्गेनाइजेशन का मटेरियल, और मैनेजमेंट क्या है कि किसी भी चीज को इफेक्टिव तरीके से यूटिलाइज करने का जो प्रोसेस है वो मैनेजमेंट है। अब मैनेजमेंट के फंक्शंस इसमें आ सकते हैं जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है, दैट्स ऑल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है, व्हाई इज HRM इम्पोर्टेंट। HRM क्यों जरूरी है, ठीक है। HRM इज इम्पोर्टेंट फॉर 3 रीजंस। HRM के इम्पोर्टेंट होने के 3 रीजंस हैं। नंबर 1, इट कैन बी अ सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ कम्पिटिटिव एडवांटेज, ठीक है, ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कम्पिटिटिव एडवांटेज का सिग्निफिकेंट सोर्स हो सकता है। अब कम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है? फॉर एग्जाम्पल, मार्केट में आपकी कॉस्मेटिक की शॉप है, ठीक है, और इसी तरह और भी मार्केट में ढेर सारे दुकानदार होंगे जिनकी कॉस्मेटिक्स की शॉप होगी,
ठीक है। अब अगर आप लोग अपने एम्प्लॉयज को अपने जो भी रिसोर्सेज है उनको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करेंगे, अच्छी मैनेजमेंट करेंगे, एम्प्लॉयज के साथ अच्छे से डील करेंगे, एम्प्लॉयज कस्टमर को ज़्यादा वैल्यू देंगे, उनके साथ अच्छे से डील करेंगे, तो आपको इसका कंपिटिटिव एडवांटेज मिलेगा कि आपकी शॉप जो है वो बाकी सारी शॉप्स की निस्बत रैंक कर रही है मार्केट में। ठीक है, ज्यादा कस्टमर्स प्रेफर करते हैं कि आपकी शॉप से उन्हें वो चीज मिल जाए। ये किस लिए है कि आप लोगों ने ह्यूमन रिसोर्सेज को अच्छे से मैनेज किया हुआ है। उसका आपको एक कंपिटिटिव एडवांटेज मिल गया है। तो फर्स्ट पॉइंट के अंदर वो यही बता रहे हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिग्निफिकेंट सोर्स है कंपिटिटिव एडवांटेज का। Number two, human resource management is an important part of organizational strategies. Human resource management organizational strategies का एक important part है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटेजीज क्या होती हैं कि कोई भी तरीका, कोई भी लाहे अमल जो ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है अपने टास्क को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए। Achieving competitive success through people means manager must change how they think about their employees. जब ऑर्गेनाइजेशन को कंपेटिटिव सक्सेस का सामना होता है, यानी वो कामयाब हो जाती है अपने पीपल को, अपने लोगों को, अपने एम्प्लॉयज को अच्छे से मैनेज करने के बाद, तो इसका मतलब क्या है कि मैनेजर को अपनी सोच ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज के लिए चेंज करना होगी। अगर वो पहले ये सोचता था कि एम्प्लॉयज अच्छे से काम नहीं कर रहे, इन्हें तो काम करना ही नहीं आता, ठीक है, एटसेट्रा, इस तरह की बातें अगर वो सोचता था, तो उसकी अब सोच चेंज हो जाएगी जब ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज उसे ये प्रूव कर देंगे कि हाँ भाई हम भी कोई चीज़ है, हम भी कर सकते हैं। इस तरह से मैनेजर की जो सोच है वो चेंज हो जाएगी कंपेटिटिव सक्सेस के बाद। ठीक है, कि ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज ने वाकई ही मेहनत किया, इसी वजह से उन्हें कंपेटिटिव सक्सेस मिली है। And how they view the work relationship. They must work with people and treat them as partners, not just as cost to be minimized or avoided. मैनेजर को अपने एम्प्लॉयज के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप कायम करना चाहिए। जब हम लोग मैनेजमेंट के शुरू के चैप्टर स्टडी कर रहे थे तो हम लोग मैनेजर और एम्प्लॉय की रिलेशन पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे थे और उन सारे चैप्टर्स में यही बातें बताई गई हैं। अगर आप लोग अपने एम्प्लॉयज के साथ अच्छे से डील करते हैं तो आपका ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक फ्रेंडली माहौल क्रिएट होगा। जब फ्रेंडली माहौल क्रिएट होगा तो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज का भी दिल करेगा तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी मार्केट के अंदर रैंक करे। और एम्प्लॉयज को अगर कोई बात नहीं भी समझ आ रही होगी या उन्हें कोई काम नहीं करना आ रहा होगा तो वो डायरेक्ट मैनेजर से राब्ता करेंगे, मैनेजर से बात करेंगे, अपना प्रॉब्लम उसे बताएंगे, तो उन्हें उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। और ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर को चाहिए कि वो एम्प्लॉयज को एज अ पार्टनर डील करे। आई होप आपको HRM के ये 2 पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे। थर्ड पॉइंट है द वे ऑर्गेनाइजेशन ट्रीट देयर पीपल हैज बीन फाउंड टू सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। ऑर्गेनाइजेशन जिस तरह का रवैया अपने एम्प्लॉयज के साथ रखेगी उसका अच्छा या बुरा असर हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस पर। ठीक है, अगर ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजर है वो अपने एम्प्लॉयज को अच्छे से डील करता है, ठीक है, उनके साथ प्यार मोहब्बत से पेश आता है, उनको अच्छे से समझाता है, उनके साथ गुस्सा नहीं करता, ठीक है, उनके साथ बुरे अल्फाज नहीं इस्तेमाल करता, बहुत अच्छा और फ्रेंडली माहौल क्रिएट किया हुआ है, तो एम्प्लॉयज जो होंगे वो खुद ब खुद ही मैनेजर की शख्सियत से मुतासर होंगे, खुद ब खुद ही वो अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आएंगे, वो भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा सोचना शुरू करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन ने जो भी उन्हें टास्क दिया है उसको बहुत अच्छे से करेंगे, उस पर मेहनत करेंगे। ठीक है, तो खुद ब खुद ही ऑर्गेनाइजेशन की जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। फॉर इंस्टांस, वन स्टडी रिपोर्टेड दैट इंप्रूविंग वर्क प्रैक्टिसेस कुड इंक्रीज मार्केट वैल्यू बाय एज मच एज 30%। हम लोग अपनी वर्क प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव कर लें, ठीक है, यानी अपना काम बहुत अच्छे से करे, अगर एक दफा सही नहीं हुआ उस पर दोबारा प्रैक्टिस करें, उसको दोबारा अच्छे से करें, यानी जब हम लोग 100% इनपुट देंगे तो हमारी मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी एज मच एज 30%। इस सारी बात का कंक्लूजन ये है कि ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि वो अपने एम्प्लॉयज के साथ अच्छा रवैया इख्तियार करे। आई होप आपको HRM की इम्पोर्टेंट होने के तीनों पॉइंट्स बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। HRM activities must be completed in order to ensure that organization has qualified people to perform the work that needs to be done.
HRM की जो एक्टिविटीज हैं वो जरूर पूरी होनी चाहिए ताकि ऑर्गेनाइजेशन को इंश्योर हो कि जो भी पीपल, जो भी एम्प्लॉयज उन्होंने हायर किए हैं वो क्वालिफाइड हैं, ठीक है। ये और उन्हें इस बात की श्योरिटी हो कि जो भी एम्प्लॉयज, जो भी पीपल उनके साथ काम कर रहे हैं, उनकी ऑर्गेनाइजेशन में उन्हें ये काम करना आता है, वो ये काम कर सकते हैं और जो भी उन्हें टास्क दिया है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्ट्रैक्ट है वो जरूर पूरा होगा और इसके ऊपर वो कोई भी रिस्क नहीं लेंगे। There are 8 activities in this process. इस process में 8 activities हैं. The first 3 activities ensure that competent employees are identified and selected. First 3 जो activities हैं वो इस बात को ensure करवाती हैं, इस बात को बावर करवाती हैं कि जो भी employees हम लोग select करेंगे वो competent हों. And the next two involve providing employees with up-to-date knowledge and skills. Next two activities हैं वो इस बात को ensure करेंगी कि जो भी हम लोग employees hire करेंगे उनके पास नया knowledge होगा, ठीक है, नई skills होंगी, वो technology को जानते होंगे. And the final three ensure that the organization retains competent and high-performing employees. और जो लास्ट 3 एक्टिविटीज हैं वो इस बात को इंश्योर करेंगी कि ऑर्गेनाइजेशन के पास हाई परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज हैं। वो 8 एक्टिविटीज हैं कौन सी, उनको देखते हैं। नंबर 1, सेल्फ मैनेज टीम्स। जो भी टीम्स हैं वो खुद को मैनेज कर सकती होंगी। नंबर 2, डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग। ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम जो भी डिसीजन लेंगे वो डिसेंट्रलाइज्ड होंगे, यानी एम्प्लॉयज वो डिसीजन लेंगे, इनपुट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। नंबर 3, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स टू डेवलप नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज। ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज को डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम से गुजारेगी जहां पर वो अपनी नॉलेज, स्किल्स और एबिलिटीज को इम्प्रूव करेंगे। नंबर 4, फ्लेक्सिबल जॉब्स असाइनमेंट, यानी जो भी उन्हें टास्क दिए जाएंगे वो फ्लेक्सिबल होंगे। नंबर 5, ओपन कम्युनिकेशन, वो एक दूसरे से बात कर सकते होंगे। नंबर 6, परफॉर्मेंस बेस्ड कंपनसेशन, उन्हें जो भी उजरत, जो भी मुआवजा मिलेगा वो उनकी परफॉर्मेंस की बिना पे मिलेगा। नंबर 8, स्टाफिंग बेस्ड ऑन पर्सन जॉब एंड पर्सन ऑर्गेनाइजेशन फिट। स्टाफिंग का मतलब होता है कि अमले को भर्ती करना, यानी जो भी एम्प्लॉयज हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हायर कर रहे होंगे वो उनकी जॉब से मुतल्लिक होंगे। सो ये है 8 एक्टिविटीज जो कि HRM के लिए बहुत जरूरी है। सो नेक्स्ट है हमारे पास एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट इफेक्ट द HRM प्रोसेस। कौन सा वो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो कि HRM के प्रोसेस को इफेक्ट करते हैं? द इंटायर HRM प्रोसेस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इंटायर HRM के प्रोसेस पर असर रखता है, ठीक है। Those factors most directly influencing it including the economy, employee labor unions, governmental laws and regulations and demographic trends. कौन से वो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो कि HRM प्रोसेस पर डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं? उनमें इकोनॉमी है, एम्प्लॉय लेबर यूनियंस हैं, गवर्नमेंटल लॉज एंड रेगुलेशंस और डेमोग्राफिक ट्रेंड्स हैं। अब ये सारी चीजें जो होती हैं ये HRM के प्रोसेस पर इफेक्ट करती हैं। नंबर 1 फैक्टर जो कि HRM पर इफेक्ट करता है वो है एम्प्लॉय लेबर यूनियन। Organizations that represent workers and seek to protect their interest through collective bargaining. ठीक है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो वर्कर्स के, मुलाजमों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करती हैं, उनके हकूक को प्रोटेक्ट करने के लिए एग्रीमेंट्स वगैरह साइन करती हैं ताकि उन्हें उनके काम के मुताबिक पैसे मिलें, ठीक है, उनकी सेहत का ख्याल रखा जाए, साथ ही साथ उनके बच्चों की बेहतर तालीम हो सके, उन्हें घर वगैरह देना। ऑर्गेनाइजेशंस अपने एम्प्लॉयज़ को इस तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। जब वो रिटायर हो जाती हैं तो उनकी पेंशन होती है। तो इस तरह के एग्रीमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन साइन करती हैं जो कि एम्प्लॉय के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करती हैं। अब कलेक्टिव बार्गेनिंग एग्रीमेंट क्या है? अ कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट बिटवीन a firm and a union elected to represent a bargaining unit of employees of the firm in bargaining for vague hours and working condition. ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट है जो कि फर्म और यूनियन यानी लेबर यूनियन के दरमियान होता है।
जो कि एक फर्म के अंदर एम्प्लॉय की बार्गेनिंग यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। किस लिए? उनकी सैलरी अच्छी हो, उनके काम करने के जो घंटे हैं वो मुख्तस हों, ठीक है, और इसके साथ साथ उनकी जो काम करने की कंडीशंस हैं कि यानी वो काम के दौरान क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या उन्होंने करना है, कैसे करना है, तो ये सारी चीज़ें उस एग्रीमेंट के अंदर लिखी होंगी जिसको बोथ पार्टीज यानी लेबर यूनियन और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो साइन करेगी, उनके दरमियान वो चीज़ें तय पाएंगी, ठीक है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन को भी पता हो कि उन्होंने अपने एम्प्लॉयज के साथ इस तरह का एग्रीमेंट किया हुआ है और उन्होंने उसकी पासदारी करनी है, यानी उसका ख्याल रखना है। सो नेक्स्ट फैक्टर है गवर्नमेंटल लॉज एंड रेगुलेशंस। अब जो हुकूमत के कानून और हुकूमत की रेगुलेशंस है वो कैसे इफेक्ट करती हैं एचआरएम को? लिमिट मैनेजेरियल डिस्क्रिशन इन हायरिंग, प्रोमोटिंग एंड डिस्चार्जिंग एम्प्लॉयज। उन्होंने इंतजामिया की हायरिंग, प्रोमोटिंग, डिस्चार्जिंग एम्प्लॉयज की तरफ जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो उनका काम है, उसको कम कर दिया, यानी डिस्क्रीट कर दिया, उसको महदूद कर दिया है, ठीक है, कि वो जो बंदे हायर करेंगे, जो प्रमोट करेंगे, जो डिस्चार्ज करेंगे, उन सब पर उनकी कम हकूक होंगे, उनकी कम उस तरफ उनकी कम इख्तियारात होंगे। Affirmative action, the requirement that organizations take proactive steps to ensure the full participation of protected groups in its workforce. Organizations proactive steps लेगी ताकि वो ये बात बावर करवा सके कि ऑर्गेनाइजेशन की जो वर्क फोर्स है उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। Number 3, economy. Globalization also has a dramatic effect on HRM. It creates a more competitive environment requiring increases in productivity and more efficient employees. ग्लोबलाइजेशन का एचआरएम पर एक ड्रामेटिक इफेक्ट है, उसने इन्वायरमेंट को मोर कम्पेटिटिव बना दिया। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है कि दुनिया सिमट कर रह गई है, हर एक दूसरे से बहुत जल्दी राब्ता कर सकता है, ठीक है, तो इस काम ने क्या किया है कि प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर दिया है। इस काम ने इन्वायरमेंट को मोर कम्पेटिटिव बना दिया है, ठीक है, और इसके लिए अब एम्प्लॉयज को ज्यादा प्रोडक्टिविटी, ज्यादा एफिशिएंसी दिखाने की जरूरत है। इसका मतलब है कि उन्हें ज्यादा एफिशिएंट होना पड़ेगा, ठीक है। कंपनी को ऐसे एम्प्लॉयज की बिल्कुल जरूरत नहीं है जो कि काम ही नहीं कर सकते या जिनके पास नई स्किल्स नहीं है, जो पुराने हो चुके हैं, ठीक है। आपको चाहिए कि आप अपना नॉलेज साथ साथ रीन्यू करते रहें। जब आप रीन्यू करेंगे तो आपको नई चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है, तो आपके चांसेस कम हो जाएंगे कि ऑर्गेनाइजेशन आपको निकाले। Company and his department must do their best in selecting and developing employees to maximize productivity. कंपनी और उसका डिपार्टमेंट जो है वो पूरी कोशिश करता है कि वो ऐसे एम्प्लॉयज को सिलेक्ट करे जिनकी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी हो, ठीक है, जिनके पास अच्छे स्किल्स हो, उनकी एबिलिटी ज्यादा हो, और साथ ही साथ कंपनी क्या करती है कि उन एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग भी देती रहती है ताकि उन्हें न्यू टेक्नोलॉजीज के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में पता चलता रहे। One of the biggest ways to prepare against economic condition is to not only know what's happening in the world around you, but also create a plan for when there is an economic downturn. अगर आप लोग इस बात को मद्देनजर रखेंगे, इसको अहमियत देंगे कि दुनिया में क्या हो रहा है, ठीक है, आजकल किस चीज का ट्रेंड है, अगर आप लोग एनवायरनमेंट पे फोकस करेंगे तो आप लोग इकोनॉमी के डाउनफॉल से बच जाएंगे, ठीक है। अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए आप लोग कोई ना कोई प्लान क्रिएट कर सकेंगे। Number 4, demographic trends. Demographic change will have a profound effect on the UK labor market over the next 2 decades and beyond. डेमोग्राफी के अंदर जो भी तब्दीलियां आ रही हैं वो अगले 2 दिहाइयों में यूके की मार्केट पर बहुत गहरा असर डालेगी। एम्प्लॉयर्स नीड टू रिकॉग्नाइज द पोटेंशियल इश्यूज दे फेस सच एज स्किल्स शॉर्टेजेस, प्रोडक्टिविटी चैलेंजेस, लेबर शॉर्टफॉल्स एंड एन इनएबिलिटी टू मीट द कस्टमर सर्विस एंड प्रोडक्शन टारगेट्स। एम्प्लॉयर्स को इन पोटेंशियल इश्यूज को पहचानने की जरूरत है जो कि स्किल शॉर्टेजेस हो सकती हैं, प्रोडक्टिविटी चैलेंजेस हो सकती हैं, लेबर शॉर्टफॉल्स हो सकती हैं, ठीक है। अब जो पुराने वर्कर्स
है, उन्हें नई चीज़ों के बारे में तो नहीं पता, ठीक है? यानी उनके पास उस चीज़ की अब महारत नहीं है। वो पुराने औज़ारों को अच्छे तरीके से चला सकते हैं, लेकिन उन औज़ारों को जिनमें तब्दीली आ गई है, उनको वो नहीं चला सकते बहुत अच्छे से, ठीक है? तो इस किस्म के उन्हें चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। अब उनके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो कस्टमर को अच्छी सर्विस दे सके, उनके टारगेट्स पर पूरा उतर सकें। तो इस तरह के डेमोग्राफिक ट्रेंड्स का एचआरएम को सामना करना पड़ सकता है। आई होप कि आपको एक्सटर्नल फैक्टर्स की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। इस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस के मुतालिक और वो एक्सटर्नल फैक्टर्स जो कि एचआरएम पर असर डाल सकते हैं उनके मुतालिक बताया है। आई होप कि आपको ये सारा कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, तो आप लोग कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग मैनेजमेंट लेक्चर्स। हैप्पी लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।